गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी कक्षा 11th के आरोह नामक हिंदी की पुस्तक के पाठ 6 स्पित की बारिश का अध्ययन हम लोग करेंगे, जिसके रचनाकार कृष्णनाथ जी हैं। जीवन परिचय। जन्म सन 1954 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं लद्दाख में राग बिराग, किन्नर, धर्मलोक, स्मित में बारिश, बौद्ध निबंधावली, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन। सम्मान लोहिया सम्मान। जीवन एवं साहित्यिक परिचय। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व में कई पहलू दिखाई देते हैं। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में से अर्थशास्त्र में एमए किया। उसके बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। उनकी बौद्ध दर्शन में अत्यंत गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के भी विद्वान हैं और वे काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। उनका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर अधिकार रहा और दोनों भाषाओं की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में भी वे कई सालों तक रहे और उन्होंने अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन किया था। राजनीति, पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में भी वे कई सालों तक रहे और उन्होंने अंग्रेजी के मैनकाइंड में भी कुछ संपादन किया। राजनीति और पत्रकारिता अध्ययन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर भी मुड़े। उन्होंने भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर नागार्जुन के दर्शन और ब्रजयानी परंपरा का अध्ययन भी शुरू किया। जब भारतीय चिंतक जी कृष्णमूर्ति ने बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया, तब कृष्णनाथ भी उनमें शामिल हो गए थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ लिखा भी है। इतना कुछ करने के बावजूद भी कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वे यायावर ही हो गए। एक यायावरी तो उन्होंने यायावर का यहाँ हंसे प्यारे बच्चों घुमक्कड़ है। एक यायावरी तो उन्होंने अपने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। जब उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की, तब उन्होंने उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हुए थे। फिर जब उन्होंने इस यात्रा के वर्णन को शब्दों में बांधना शुरू किया, तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से उभर गई थी। कृष्णनाथ जहाँ की भी यात्रा करते, वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते थे, बल्कि एक तत्ववेत्ता की तरह वे वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं। पर वे कभी भी शुष्क अध्ययन नहीं करते, बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते चलते हैं। ये भी स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर ही रह गई, लेकिन जिसका संपूर्ण भारतीय लोकमानस के साथ गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे या बड़े शिखर पर उभरकर बैठी वह स्मृति मानव कृष्णनाथ की ही प्रतीक्षा कर रही है कि वे आएं और उसे देखें तथा उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस तक ले जाएं। कृष्णनाथ के सभी यात्रा वृत्तांत किसी स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास और पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उन्हें पढ़कर उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। वे लोग जिन्होंने इन स्थानों की यात्रा की है, वे भी अगर कृष्णनाथ द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया ही लगेगा। उन्हें यह महसूस होगा कि वे पुरानी यात्रा अधूरी ही थी और कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत को पढ़कर अब पूरी हुई है। प्रस्तुत अंश में लेखक ने यहाँ जो यात्राएं की उसके बारे में बताया गया है और यह भी बताया गया है कि लेखक कृष्णनाथ जी यात्रा वृत्तांत से जुड़े थे, यात्रा लिखते थे
और जब कभी भी कोई जिस स्थान विशेष पे हो जाते थे, यदि वहाँ नहीं गया है या गया भी है, तो जब भी उनकी यात्रा वृत्तांत को पढ़ता था उसे लगता था कि वे अब अपनी यात्रा को पूरी करेंगे, या उनके मन में उस स्थान विशेष को देखने की उत्सुकता जागृत हो जाती थी। अब हम प्रस्तुत कृष्णनाथ द्वारा रचित स्मृति के बारिश का अध्ययन करेंगे। आइए प्रथम अनुच्छेद देखें। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल इसका यह भी योग भी आकस्मिक है। इनमें बहुत योगदान नहीं है। ऊंचे दर्रे और कठिन रास्तों के कारण इतिहास से भी कम रहा है। अलंग भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। जबकि संचार के कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट का पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। बसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है, शीत में प्रायः असंभव है। प्राचीन काल में शायद स्थित भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत यह तहसील रही है। प्रायः स्वायत्त रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल में निसर्जी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। प्रस्तुत अंश में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि ये जो स्पीति नामक तहसील है हिमाचल प्रदेश हिमालय की तलहटियों में विशेषतः इसका हिस्सा है, और हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति जिले में पड़ती है। भौगोलिक दृष्टिकोण से यहाँ जाना बहुत ही कठिन है। लेखक यह भी बताता है कि बसंत में भी 170 मील जाना आना यहाँ बहुत ही कठिन है। 170 मील की दूरी यहाँ जो है बहुत ही कठिन होती है। लेखक यह भी बताता है कि यह कुल्लू मंडल में, कभी बुलंदशहर में, कभी कश्मीर मंडल में भी रही है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीता जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था। स्पीति का तरीका वही था जो तुपसलिंग गोनपा में मैंने देखा था। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहौली हदस कर, आंख बंद कर, चकमा का तना पकड़कर एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उन्होंने स्पीति को और वहाँ के बिहारों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 की जनसंख्या गणना के अनुसार 3231 रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना के में लाहौल के साथ जोड़कर मिला, जो 12,000 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला। अंग्रेजों को यह 1946 में कश्मीर के
राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज उनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के उन वाले क्षेत्रों में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू लाहौल स्थित ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए थे। लद्दाख मंडल में के दिनों में स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे, राजा नहीं, वो दमयंती जी को रानी मानते थे। प्रस्तुत अंश में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि स्पीति का क्षेत्रफल कितना है। प्रथम जनगणना 1901 में हुई थी और उस समय 3231 रही। 1971 में जनगणना हुई तो 7,106 हुई और जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ 1971 में, उस समय 12,015 वर्ग मील हुआ। इसके साथ ही जो क्षेत्रफल अन्य जनगणनाओं से प्राप्त हुआ उसके बारे में कह रहा है 2,155 वर्ग मील है। 1901 में तक की जनगणना के अनुसार यह जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम रही, 4 व्यक्तियों से कम रही। और कह रहे हैं कि लाहौल स्पीति का जो ये प्रशासन है ब्रिटिश राज में भारत को जस्त का तस मिला, यानी जैसे था वैसे ही मिला जैसे आज। अंग्रेजों को यह 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला था और धीरे धीरे यह कैसे कुल्लू मंडल में आया, कुल्लू जो लाहौल जिले को अपने अधीन था, और इसके साथ कैसे कांगड़ा जिले में शरीक हुआ, लद्दाख मंडल में कैसे शरीक हुआ और वहाँ कैसे जो है प्रशासन चलाया जाता था। लेखक बताता है एक नोनो होता था, नोनो का अधिकार असिस्टेंट कमिश्नर के बराबर होता था और वो कमिश्नर के समर्थन से नोनो कार्य करता था। असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से ये एक नोनो जो है काम करता था, जो जिसका जो है अधिकार एक मजिस्ट्रेट के बराबर होता था। स्पीति में जो कार्य प्रणाली थी वह नोनो ही करते थे। यदि नोनो नहीं होता था तो वहाँ की जो रानी दमयंती थी उसी को लोग रानी मानते थे। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर से के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृतांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद 1900 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया था, जिसका केंद्र केलंग में था। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र था। लेखक यहाँ बताना चाहता है कि स्पीति कितना दुर्गम क्षेत्र था। पहले यह कांगड़ा जिले के अंतर्गत आया, कुल्लू तहसील से मिला और उसके बाद लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया जिसका केंद्र केलंग में था। उसके बाद 1966 में जब यह हिमाचल राज्य बना तो उस समय आपके लिए एक विशेष बात कि 1966 तक में कौन सा राज्य स्थापित हुआ, तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1966 में हुई। और लेखक यहाँ बता रहा है कि यह देश का सबसे दुर्गम जो है, जहाँ नहीं जाया जा, दुर्गम कहते हैं जहाँ जाना कठिन हो, वह दुर्गम स्थान होता है। लेखक आगे बताना चाहता है कि
कि स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 72.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18 फीट है। यह पहाड़ उसे पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय के लगभग 16,000 फीट ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है, वहां से स्पीति में आती है। स्पीति से वह पुराने रामपुर बुसहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलज में मिल जाती है। लेखक इस अनुच्छेद में बताना चाहता है कि स्पीति अक्षांश के अनुसार कितने अक्षांश पे स्थित है, तो बताता है 31.42 और 32.69 अक्षांश उत्तर में स्थित है। वहीं 72.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच यह स्पीति नामक स्थान स्थित है। लेखक यह भी बताता है कि यहाँ एक स्पीति नदी है जो पहाड़ों की कैद में बहती रहती है। प्रायः समुद्र स्थल से यह 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। पहाड़ उसे पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते रहते हैं। अर्थात यह जिला जो था वो प्रायः अन्य जिलों से अलग रहा है। लेखक यह भी बताने का प्रयास करता है कि स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है और स्पीति जो नदी है वह हिमालय की तलहटी से निकली हुई है और स्पीति से होते हुए तिब्बत की ओर बहती है। वहाँ से लेखक बता रहा है कि स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुसहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज नदी में जाकर के मिल जाती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है। स्पीति में सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ, सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी नदी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिंड की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से इतना किस्सा सुना है, अत्यंत बीहड़ और वीरान है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी भी आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग यहाँ रहते हैं। लेखक पहले ही बता चुका है कि यहाँ प्रति वर्ग मील 4 लोग ही रहते हैं, यानी कि यहाँ की आबादी बहुत कम है। आश्चर्य यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, आश्चर्य यह है कि इतने लोग कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ क्यों रहते हैं। 8-9 महीने से दुनिया से कटे हुए, ठंड में ठिठुर रहे, सिर्फ एक फसल उगाते हैं। लकड़ी भी नहीं है कि वह गर्म रख सके, वृत्ति नहीं है, फिर भी क्यों रहते हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं? अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण वहाँ रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ यह सब कारण है। मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे इसलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले ही सिद्ध कर सके, इस व्यक्ति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निर्माण अतर्क है, तर्क के परे है। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का अंतर्नाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का अंतर्नाद है, ठिठुरन है, गलन है और व्यथा है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई और आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो भी सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं,
वे भला पहाड़ कैसे बख्श सकते हैं। वे यह जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरों का कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है। लेखक कहते हैं कि यहाँ जो स्पीति का और यह स्थान है वह विशेषता देश के अन्य भागों से बिल्कुल कटा हुआ है, वहाँ जाना दुर्गम है। लेखक स्पीति नामक इस स्थान पर जो हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल जिले में है, उसके बारे में यह भी बताता है कि यहाँ का जो ये स्थान है प्राय 8-9 महीने देश के अन्य भागों से कटाव रहता है। ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, ठिठुरन रहती है, यहाँ जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती है और बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। फसलें भी प्राय कम उगाई जाती हैं। तो फिर लेखक प्रश्न करता है कि यहाँ के लोग रहते ही क्यों नहीं दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। क्या यहाँ के लोग जन्मभूमि की रक्षा के लिए रहते हैं या दूसरा कि धर्म, यहाँ के धर्म से लगाव है इसके लिए रहते हैं। बहुत सारे तर्क देते हैं लोग, जिनके कारण वे लोग हो सकता है रहते हों कुल्लू मनाली में, शिमला में, मसूरी में, नैनीताल में, श्रीनगर में इत्यादि स्थानों पर क्यों रहते हैं। और ये जो दर्शनीय स्थल हैं उसके जैसे यह स्थान नहीं है। वस्तुतः यह स्थान देश के अन्य दर्शनीय स्थानों के भांति सुगम नहीं बल्कि दुर्गम है। आइए अब हम लोग यहाँ गृह कार्य लिखेंगे।